हेलो एवरीवन, कैसे हो भाई सब। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत अच्छे तरीके से आप लोग अपना प्रिपरेशन चला रहे हो। सो गाइस, दिस इज मी विजय, वेलकम बैक टू बिग गन प्रशस्ति। बात करेंगे आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर जिसका नाम है आयोनिक इक्विलिब्रियम पार्ट 2। यस, तो दोज हु हैव नॉट वॉच्ड द पार्ट 1 ऑफ दिस आयोनिक इक्विलिब्रियम, please go and visit our channel Big Gun Prasasti and search Ionic Equilibrium by Vijay sir and watch this video. It's an awesome all concept I have covered there. So please do visit and watch there. And after that, continue this video. Okay. And if you are continuing with this, so you can carry on. So let's start, guys. बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर. And as you know that Ionic Equilibrium बहुत ही conceptual चैप्टर है and स्कोरिंग जोन भी है. क्योंकि अगर आपका बहुत अच्छा पकड़ होगा ना तो यू कैन फाइट विद द क्वेश्चन, बहुत अच्छे से फाइट कर सकते हो. तो स्टार्ट कहां से करेंगे? स्टार्ट यहां से करेंगे. मान के चलो कोई आपको बोल रहा है कि 100 चॉकलेट दिया आपको. यस, आपको 100 चॉकलेट दिया गया. अब उनमें से 100 चॉकलेट में से आप क्या 100 खा जाओगे? हम तो नहीं खा पाएंगे भाई. आप अगर खा पा रहे हो तो अच्छा है, बट फिर भी इतना चॉकलेट खाना सही नहीं है. अगर किसी को 100 चॉकलेट दे रहे हैं और उनमें से वो 40 चॉकलेट खा गया तो उसका मतलब वो कितना परसेंटेज चॉकलेट खाया? बहुत सिंपल है कि नहीं? ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या बोल रहे? आयोनिक इक्विलिब्रियम. आयोनिक इक्विलिब्रियम पार्ट 2 की बात करेंगे हम लोग इस वीडियो में. तो क्या बोल रहे थे? आप लोगों को 100 चॉकलेट दिया गया, मतलब वो नीचे रहेंगे. उनमें से आप 40 चॉकलेट्स खा गए, यानी कि आप 40% आप चॉकलेट खाएं. ये कॉन्सेप्ट को अप्लाई करो यहां पर. अब क्या करते हैं हम लोग? सॉल्यूशन है आपके पास. लेट्स सपोज यू हैव अ सॉल्यूशन. कुछ सॉल्यूशन नहीं है, मान के चलो कुछ वाटर है, सॉल्वेंट है. अब उसमें इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे तब ना सॉल्यूशन होगा. हाँ, अब ये इसमें इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे, कुछ सोडियम क्लोराइड वगैरह कुछ, तब नहीं इसको सॉल्यूशन बोलेंगे हम, सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन. अब यह क्या होता है कि कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स जो हम लोग वहां पर देते हैं सॉल्यूशन बनाने के लिए, सॉल्वेंट में, तो उनमें से क्या सारे के सारे इलेक्ट्रोलाइट्स टूट जाते हैं और आयंस में फर्निश होते हैं? ऐसा भी हो सकता है और ऐसा नहीं भी हो सकता है. यानी कि यहां से कॉन्सेप्ट जो आप लोगों के दिमाग में फिट करने की कोशिश कर रहे हैं हम, वो है आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या चीज है, उसके ऊपर कॉन्सेप्ट अभी हम लोग बनाएंगे. ठीक है, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. देखो, यानी कि ये इलेक्ट्रोलाइट क्या हो रहा है? आयोनाइज हो रहा है. इलेक्ट्रोलाइट क्या हो रहा है कि आयोनाइज हो रहा है. इलेक्ट्रोलाइट क्या हो रहा है? आयोनाइज हो रहा है. और आयोनाइज होने के बाद ये क्या बनाएंगे? आयंस. और वो आयंस क्या करेंगे? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. क्या करेंगे बताओ? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी या आयोनिक कंडक्टिविटी? ऑब्वियसली आयोनिक कंडक्टिविटी ये लोग दिखाएंगे, मतलब कंडक्टिविटी सॉल्यूशन में दिखाएंगे. ये हालांकि अभी पढ़ने का विषय नहीं है हम लोग का, बट फिर भी आप लोग कॉन्सेप्ट बता रहे हैं कि कोई भी इलेक्ट्रोलाइट जब वाटर में देते हैं तो इलेक्ट्रोलाइट स्प्लिट होते हैं, आयंस प्रोवाइड करते हैं, और वो आयंस क्या करते हैं? चार्ज कैरी करते हैं, रेस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस के लिए रेस्पॉन्सिबल है. यहां तक बात समझ में आया? अब क्या हुआ कि इलेक्ट्रोलाइट्स दो टाइप का हम लोग देखें, एक स्ट्रॉन्ग और एक है आपका वीक. दोनों टाइप का है. अब इनमें से स्ट्रॉन्ग जो है वो पूरा पूरी फर्निश करते हैं, और वीक जो होता है वो आपका कुछ परसेंटेज फर्निश करते हैं, 30%, 20%, 4%, 10%, लाइक दिस, ऐसे ऐसे करके कुछ, मतलब पूरा पूरी 100% उसका डिसोसिएशन नहीं होता, आयोनाइजेशन नहीं होता. तो यहां से आपका हम लोग एक चीज बनाएंगे, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन. डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट. इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ क्या बनाएंगे हम लोग? आयोनाइजेशन इज इक्वल टू, देखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट आयोनाइज्ड एट इक्विलिब्रियम. क्योंकि इक्विलिब्रियम में कितने सारे इलेक्ट्रोलाइट्स आयोनाइज्ड हुआ है वो आपके काउंट में होना चाहिए. तो हम लोग यहां लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट dissociate
डिसोसिएटेड एट इक्विलिब्रियम, बहुत आराम से पढ़ो, कोई जल्दबाजी नहीं है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट एट इक्विलिब्रियम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, जो आप इनिशियली इलेक्ट्रोलाइट उस सॉल्वेंट में ऐड कर रहे हो, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, ये आपको क्या बताते हैं, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन बताते हैं, ठीक है। कि कोई भी इलेक्ट्रोलाइट 30% डिसोसिएट किया है, इसका मतलब 100 मॉलिक्यूल्स अगर हम लोग लिए थे इनिशियली, तो उसमें से 30 मॉलिक्यूल्स टूट गए हैं और आयंस में फर्निश किए हैं, ठीक है। तो ये बात इंपॉर्टेंट है। अब देखो इलेक्ट्रोलाइट के नेचर पे ऊपर डिपेंड करते हैं। देखो जैसे कि सोडियम क्लोराइड की बात करें हम लोग, ये आगे में जाके आप लोगों का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। NaCl की बात करें तो वहां पर एक NaCl टूटने से दो आपका अपोजिटली चार्ज आयंस बनते हैं, Na+Cl-। अगर हम लोग बात करें एल्यूमिनियम सल्फेट की, Al2SO4 होल थ्राइस, ठीक है, Al2SO4 होल थ्राइस, तो यहां पर देखो कितने सारे आयंस एक ही मॉलिक्यूल्स टूटने से मिल रहा है। 2 एल्यूमिनियम 3+ आयंस मिलेंगे और उसके बाद साथ साथ 3 सल्फेट आयंस मिलेंगे, यानी कि एक एल्यूमिनियम सल्फेट अगर पूरी टूटेंगे तो आपके पास 5 टोटल आयंस उस सॉल्यूशन में ऐड होंगे, यानी कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाएंगे ड्यू टू द एडिशन ऑफ दिस आयंस, राइट, क्योंकि आयंस आर द रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस कंडक्टिविटी। अब देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो होता है उसमें आपका डिसोसिएशन लगभग क्या होता है 100%, यानी कि यहां पर अल्फा की जो बात करेंगे हम लोग क्या होगा 1 के बराबर हो जाएंगे, मतलब जितने आप इलेक्ट्रोलाइट्स लिए वो पूरी टूट गया है, बात समझ में आ रहा है। लेकिन अगर वीक की बात करें तो यहां पर हमेशा ये जो अल्फा होता है गाइस, ये आपका हमेशा 1 के कम होंगे, लेस देन 1 होगा। ये बात आप लोग समझ रहे हो कि नहीं बताओ, ऑलवेज लेस देन 1। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के ऊपर अगर आपका सवाल है, क्या सवाल है कि क्या होगा बताओ, फॉर द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, अगर वो स्ट्रॉन्ग है सो प्लीज कीप इन योर माइंड ये हमेशा 1 होगा, एंड इफ योर इलेक्ट्रोलाइट इज वीक देन प्लीज कीप इन योर माइंड ये हमेशा अल्फा लेस देन 1 होगा। बात समझ में आया। अब चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग और एक इलेक्ट्रोलाइट लेके हम लोग काम करेंगे अभी। तो मान के चलो आपके पास एक सॉल्ट है AB टाइप का, क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है सब चीज? तो कमेंट करके बताओ भाई कि हाँ सर हम लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है सारे चीज जो भी आप बता रहे हो। अब एक इलेक्ट्रोलाइट ले लो, एक इलेक्ट्रोलाइट ले लो आप लोग AB, तो A और AB एक सॉल्ट है, इलेक्ट्रोलाइट है, ये आप लिए और ये डिसोसिएट किया ऐसे। अब देखो ये कैसे डिसोसिएट करेंगे बताओ, कि एक्वा सॉल्यूशन में ये डिसोसिएट करेंगे ऐसे कि AQ मतलब होता है, देखो AQ का मतलब होता है कि आप उसको पानी में ऐड किए हो, पानी आपका सॉल्वेंट है, ओके। तो A- बनेगा यहां पर A-, या तो आप A-, A+ बनेगा, Na+Cl- होता है ना, तो पहले में जो होता है ना, ये पहला वाला NaCl के साथ कंपेयर कर सकते हो आप, जैसे NaCl है आपके पास, तो पहला वाला जो होता है प्लस होता है उसके बाद माइनस होता है, ये लिखने का तरीका है, पहले कैटायन उसके बाद एनायन। तो A से बनेगा आपका A+, ये भी आपका सॉल्यूशन में ऐसे रहेंगे, पानी उसको चारों तरफ से सॉल्वेटेड करके रखेंगे, एंड B- बनेंगे। देखो ये सब बोलना जरूरी है क्योंकि स्टूडेंट्स को समझ में आएगा फिर क्या हो रहा है। AQ का मतलब क्या है भाई, यहाँ पर AQ मतलब B- आयंस जो है वो वाटर को सराउंड करके है, स्टेबलाइज कर रहा है इसको। चलो अब देखो इसका इनिशियली आप C मोल पर लीटर, इसका जो C मोल लेके काम करो, मान के चलो इसका जो इनिशियली जो इसका परसेंटेज है ये कितना है, मतलब इसका जो इनिशियल कंसंट्रेशन है वो कितना है C मोल पर लीटर, इसका मोलर कंसंट्रेशन कितना है C मोल पर लीटर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं बताओ। अब देखो ये जब इनिशियली था तो इनिशियली इक्विलिब्रियम से पहले, मतलब जब आप इनिशियली लियो ऑब्वियसली ये नहीं टूटेंगे, और इसका जो इस साइड ये लोग भी नहीं बनेंगे, इनिशियली ये लोग भी नहीं बनेंगे तो जीरो होगा ना इसका कंसंट्रेशन। AB आप C मोल पर लीटर, C मोलर लेके काम कर रहे हो, तो इनिशियली AB का जो है मोलर कंसंट्रेशन C मोलर है। अब क्या होगा इनिशियली एकदम बात करेंगे T = 0 में, तो ये A+ B का कंसंट्रेशन भी 0 होगा, B+ का B- का भी 0 होगा। अब देखो ये क्या होंगे कि कुछ टाइम के बाद जब इक्विलिब्रियम पहुंचेंगे तो कुछ मोल्स टूटेंगे यहाँ पर, मतलब कुछ AB पार्टिकल्स टूटेंगे और यहाँ पर A और A+ और B- बनाएंगे ऑब्वियसली। अब बात करेंगे हम लोग की अगर मान के चलो यहाँ पर डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन जो है अल्फा है, तो ये C अल्फा बनेंगे, ये C अल्फा बनेंगे
और ये भी सी अल्फा बनेंगे, क्योंकि एक ए बी, बहुत ध्यान से सुनो इस कॉन्सेप्ट को, एक ए बी अगर फर्निश हो रहा है ए प्लस और बी माइनस में, तो ए प्लस का जो मोलर कंसंट्रेशन होगा वो आपका सी अल्फा होगा, और बी माइनस का जो मोलर कंसंट्रेशन होगा वो भी सी अल्फा ही होंगे। अब देखो ये सी इनिशियली था, अभी क्या सी रहेंगे? नहीं, क्या हो जाएगा? घट जाएगा कुछ, सी माइनस अल्फा यहां से घट गया। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब देखो यहां पर से अगर हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाले, ठीक है, के अगर निकाले, यहां से के अगर निकाले तो के क्या होगा बताओ? के होगा आपका, देखो ये कंसंट्रेशन, इसका कंसंट्रेशन बटे में इसका कंसंट्रेशन, तो क्या आप लोगों को ये बात समझ में आ रहा है? ए प्लस का कंसंट्रेशन यहां लिखेंगे और उसके बाद लिखेंगे बी माइनस। सो आई होप ऑल ऑफ यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। क्या सर लिख रहे हो आप ये सब? ये राइट। अब यहां पर पुट कर दो आप ए प्लस का कंसंट्रेशन, क्या लिख सकते हो तो बताओ ना? हम लोग लिख सकते हैं भाई सी अल्फा इंटू सी अल्फा। क्या मेरे दोस्त ये बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? अब देखो ए बी का जो कंसंट्रेशन होगा ये आपका सी माइनस सी अल्फा होगा, राइट। अब देखो सी अल्फा दो टाइम है, मतलब सी अल्फा का स्क्वायर मतलब सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर बटे में सी इंटू वन माइनस अल्फा, और देखो सी कट जाएंगे, एक कट जाएंगे तो ये सी अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई वन माइनस अल्फा है। अब देखो यहां पर एक कंडीशन अप्लाई करेंगे हम लोग कि अल्फा जो है ये वीक इलेक्ट्रोलाइट बहुत ही कम है, एक के कंपैरिजन में अल्फा बहुत ही कम है, तो क्या करेंगे हम लोग? देखो ये जो अल्फा है गाइस ये आपका बहुत ही कम है एक के रेस्पेक्ट में, तो हम लोग वन माइनस अल्फा बराबर में एक लिख सकते हैं कि नहीं बताओ? ये बराबर में क्या लिख सकते हैं? एक लिख सकते हैं सर, एक लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका के इज इक्वल्स टू सी अल्फा स्क्वायर। बताओ ये बात समझ में आया कि नहीं आया? राइट। अब यहां से हम लोग अल्फा के बराबर में लिखेंगे अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा? तो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन हम लोग अभी कैलकुलेट करने जा रहे हैं, तो चलो उस साइड। तो के बाय सी हो गया रूट अंडर, ठीक है। तो ये हो गया आपका अल्फा बराबर के बाय रूट सी। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। तो ये जो कहानी था, ये जो कहानी बना यहां पर, इसको क्या बोलते हैं? ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। क्या बोलते हैं इसको? ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। तो यहां से हम लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं बताओ ना? यहां से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं अपना अल्फा, ठीक है। ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, इसको ब्लू पेन से लिख देते हैं, ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। तो देखो यहां से क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हो आप लोग? ये जो अल्फा है ये अल्फा प्रोपोर्शनल टू क्या है बताओ? ये अल्फा प्रोपोर्शनल टू वन बाई रूट सी है कि नहीं बताओ? ये चीज है कि नहीं? हाँ, ओके, राइट। ये बात समझ में आया आप लोगों को? अब आगे बढ़ेंगे और एक एसिड, वीक एसिड लेके हम लोग काम करेंगे, ठीक है। एक वीक एसिड लेके हम लोग काम करेंगे। तो चलो देखो ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ समझ में आया कैसे? क्या कुछ किए, कुछ भी टफ नहीं किए, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान है। अगर आप लोग इस चीज को मेरे साथ साथ समझ रहे हो तो कुछ भी दिक्कत नहीं होने वाला है। अब आगे बढ़ेंगे और लिखो एक एसिड लिखो यहां पर HA, एक वीक एसिड ले लो और पानी में इसको डिसॉल्व करो, बस ज्यादा कुछ नहीं करना है आप लोग। क्या करना है बताओ? एक एसिड ले लो HA, तो HA आपके पास एक एसिड है और साथ में आप लोग वाटर भी लिए हो, एंड ये ऐसे आयोनिक इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। तो क्या होगा बताओ? ये टूटेंगे, H प्लस देंगे और ये H2O बेस के हिसाब से काम करेंगे, तो ये होगा आपका H3O प्लस प्लस A माइनस, ठीक है। अब देखो यहां से KA निकालो, ठीक है। KA अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट KA, ये बराबर हो जाएंगे आपका क्या ना? H3O प्लस A माइनस डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ HA और H2O। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया बताओ? ये चीज समझ में आया? तो पहले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट कर लो, ठीक है। के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट कर लो और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ये लिखो कि के के साथ वाटर का कंसंट्रेशन गुना कर दो, क्योंकि देखो वाटर इधर है तो वाटर का कंसंट्रेशन इस साइड, क्योंकि वाटर का कंसंट्रेशन में कुछ चेंज नहीं हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा है कुछ, एंड दैट्स व्हाई यू कैन राइट इट एज अ कांस्टेंट। तो ये फाइनली आपके पास बनके तैयार हो गया है। अब देखो ये दोनों मिला के कांस्टेंट आएंगे जिसको हम लोग बोलेंगे एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट KA। ये बराबर आ गया आपका ये चीज, ठीक है। ये बराबर क्या आ गया? K बराबर आ गया H3O प्लस कंसंट्रेशन, ये सारे के सारे चीज आ गया, ठीक है। तो ये आयोनाइजेशन कांस्टेंट
एसिड यू कैन से डिसोसिएशन कांस्टेंट, ये एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट है और आयोनाइजेशन कांस्टेंट है, ठीक है। तो क्या होगा कि जितना स्ट्रांग होगा एसिड आपके लिए के का वैल्यू उतना ही ज्यादा होंगे, क्योंकि ये ज्यादा फर्निश करेंगे। अब देखो अगर आप लोग इसको इस हिसाब से लिख रहे हो कि ये पहले सी मोल था, उसके बाद ये टूटा सी अल्फा बनेगा कि नहीं बताओ, तो आप यहां से एक चीज रिलेट कर सकते हो कि सर क्या H3O प्लस बराबर सी अल्फा नहीं लिखा जा सकता? बिल्कुल लिखा जा सकता है, आप आराम से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है यहां पर। अब देखो अल्फा, अभी हम लोग क्या पढ़े कि अल्फा था आपका K/C, ठीक है, K/C, तो ये आ गया आपका क्या C रूट अंडर K/C, C अंदर आएंगे तो C स्क्वायर होगा, तो C इंटू C स्क्वायर बाई C कट जाएंगे, तो ये हो गया आपका H3O प्लस का कंसंट्रेशन आप यहां से निकाल सकते हो। और यहां से आपको अगर pH की बात करें वो pH भी निकाल सकते हो, -log(10H प्लस करके, वो अभी हम लोग नेक्स्ट में बात करेंगे, ठीक है। तो ये कहानी समझ में आ रहा है आप लोगों को, ठीक है। तो ये एक्चुअल में जो K है ना, ये आपका आप एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट मान के चलो तो सही रहेगा, और भी तो ये Ka हो गया, तो ये हो गया। चलो तो दो एसिड है मान के चलो आपके पास, ठीक है, दो एसिड है, तो उसका जो डिसोसिएशन हो रहा है अगर सेम स्ट्रेंथ का है, वो C मोल पर लीटर का है, दोनों एसिड है, तो उसका जो डिसोसिएशन जो हो रहा है ना वो फिर किसके साथ बराबर होंगे बताओ? स्ट्रेंथ जो होगा, दो एसिड है आपका सेम कंसंट्रेशन का, तो उसका स्ट्रेंथ का रेशियो क्या होगा बताओ? तो यहां लिख रहे हैं आप लोगों के लिए कि स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, एक एसिड आपके पास Ha है और एक एसिड है आपके पास मान के चलो Ha', ठीक है। अब दोनों का क्या होगा, अलग अलग डिसोसिएशन कांस्टेंट रहेंगे, क्योंकि कंसंट्रेशन एक ही लेके काम कर रहे हैं हम लोग। तो ये देखो Ka के साथ क्या होंगे, ऐसे रूट अंडर Ka फॉर एसिड 1 डिवाइडेड बाय Ka'। तो बस अगर दोनों एसिड का Ka गिवन रहा डिसोसिएशन कांस्टेंट, आयोनाइजेशन कांस्टेंट, तो आप स्ट्रेंथ बता सकते हो कि हाँ इसका स्ट्रेंथ ये है, रेशियो बता सकते हो दोनों एसिड का, बस इतना ही कुछ है, ठीक है। सब सही चल रहा है एकदम बढ़िया तरीके से, हाँ कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है, तो सब चीज समझ में आया आप लोगों को? ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ से हम लोग कैसे वहां पर पहुंचे, ठीक है। अब देखो एक एसिड है आपके पास मान के चलो, ये कोई भी एक एसिड है, तो एसिड को हम लोग ऐसे मोनोबेसिक, डाइबेसिक, ट्राइबेसिक करके लिखते हैं कि नहीं बताओ? करते हैं ऑब्वियसली। जैसे HCl ये मोनोबेसिक है, अगर बात करें HCl की तो ये आपका एक मोनोबेसिक एसिड है, क्योंकि एक ही H प्लस लॉस करते हैं, एक ही OH माइनस आयन के साथ रिएक्ट करेंगे। उसके बाद अगर बात करें हम लोग H2SO4 की, तो ये डाइबेसिक एसिड है, डाइबेसिक एसिड, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, डाइबेसिक एसिड है। अब अगर बात करें H3PO4 की, तो ये आपका ट्राइबेसिक एसिड है, क्या है? ट्राइबेसिक एसिड। अब देखो अगर मोनोबेसिक एसिड रहा तो इसमें एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट एक ही रहेंगे कि नहीं बताओ? और अगर डाइबेसिक है तो दो एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट रहेंगे, दो रहेंगे। तो जितना मोनोबेसिक है तो एक है, डाइबेसिक है तो दो है, ट्राइबेसिक होंगे तो तीन होगा। समझ में आ रहा है? ये अगर ट्राइबेसिक है तो इसमें तीन डिसोसिएशन कांस्टेंट रहेगा, एक, दो और तीन। देखो कैसे होता है वो, H3PO4 ये ऐसा करके टूट सकते हैं ना, कि पहले ये बना, अच्छा H2O लिख दो यहां पर, तो ये बना पहले H3O प्लस H2PO4 माइनस, ये बनेगा एक। तो यहां पर आपका एक एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट मिलेंगे Ka1, जिसका वैल्यू आप लोग बता सकते हो। उसके बाद अगर इसको फिर से करोगे तो H2PO4 उस टाइम आपका एसिड के हिसाब से काम कर रहे हैं, और ये पानी के साथ रिएक्ट करने के बाद फिर से एक H प्लस लॉस किया और बना H3O प्लस, और यहां बना आपका HPO4 माइनस माइनस, राइट। नेक्स्ट, तो इस केस में आपका जो एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट आएगा वो आएगा Ka2। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें यहां पर नेक्स्ट और एक स्टेप, तो HPO4 2 माइनस फिर से पानी में डिसोसिएट करेंगे और उसका जो लास्ट H प्लस है वो रिलीज करेंगे कि नहीं बताओ? तो ये रिलीज करने के बाद आपका आएंगे H3O प्लस PO4 माइनस। देखो ये इतना भी डिफिकल्ट नहीं, बहुत आसान चीज है। तो यहां पर आपका मिलेगा Ka3,
अब अगर इस एसिड के लिए अगर ओवरऑल एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट की बात कर रहे हैं ओवरऑल की, तो बस क्या करेंगे, तीनों का जो Ka1 Ka2 Ka3 कैलकुलेट करेंगे ना, बस उसको करना है। Ka1 Ka2 Ka3 करेंगे तो पूरा ओवरऑल आ जाएंगे। कैसे आते हैं देखो, आप लोगों को कैलकुलेशन करके पूरा बता रहे हैं। देखो, तो ये मान के चलो डायरेक्ट अगर टूटता H3PO4 अगर डायरेक्ट टूट जाता तो क्या मिलते हैं यहाँ पर 3H प्लस PO4 3 माइनस, ऐसा होता है कि नहीं बताओ। तो आपके पास जो Ka ओवरऑल आता, Ka ओवरऑल, ठीक है, Ka ओवरऑल आता, ये आपका क्या होता है ना, कंसंट्रेशन ऑफ H3O प्लस उसका क्यूब PO4 3 माइनस डिवाइडेड बाय H3PO4, ये आता है कि नहीं बताओ। क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को? अब देखो ये चीज कैसे आएंगे यहां से, तो इस हिसाब से हम लोग बता सकते हैं Ka1 क्या होगा, बताओ यहां पर Ka1 होगा आपका कंसंट्रेशन ऑफ H3O प्लस H2, पानी को माइनस, जो पानी जो है ना वाटर यहां पर, तो वाटर को के साथ इनटू करके हम लोग Ka मिला है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ वाटर का कंसंट्रेशन, राइट। तो वही है आपका आयोनाइजेशन कांस्टेंट, तो बस उसको डायरेक्टली लिख रहे हैं। आप लोगों को समझ में आ रहा है ये चीज, एकदम भी मुश्किल नहीं है, आप लोग बस देखते जाओ, देखते चलो। तो Ka2 क्या आएगा, ये आएगा आपका H3O प्लस, यहां आएंगे H2 HPO4 माइनस माइनस डिवाइडेड बाई, ठीक है, ये आपका 2 माइनस आ गया, और क्या आ गया बताओ, H2PO4 माइनस, ओके। अब Ka3 भी कैलकुलेट कर लो, Ka3 बराबर आ जाएगा आपका H3O प्लस PO4 3 माइनस डिवाइडेड बाई HPO4 2 माइनस, ठीक है। अब क्या करना है, देखो K1 K2 K3 करो, तो Ka1 इंटू Ka2 करेंगे इंटू Ka3 करेंगे तो क्या मिलेंगे बताओ, इसको इंटू करो, इसको इंटू करो, इसको इंटू करो, तो H3O प्लस इंटू H2PO4 माइनस डिवाइडेड बाई H3PO4 इंटू नीचे लिखो H3O प्लस इंटू है आपके पास HPO4 2 माइनस डिवाइडेड बाई H2PO4 माइनस, उसके बाद इसको थोड़ा इरेज कर रहे, ठीक है, यहां पर इंटू नेक्स्ट लास्ट वन H3O प्लस, उसके बाद PO4 3 माइनस डिवाइडेड बाई, देखो कुछ भी रटने का है क्या बताओ, आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो बस, तो बहुत आसान हो जाएगा ये सब। अब क्या करेंगे, काटाकुटी कर लो, ठीक है, कुछ नहीं करना है, काटाकुटी करो। देखो H2PO पर ये नीचे है तो ये इसके साथ कटा, ओके, फिर ये कटा इसके साथ, राइट। तो अल्टीमेटली बचा क्या, अल्टीमेटली बचेगा यहां से 3 बार H3O प्लस लिखेंगे हम लोग, 3 टाइम्स क्या लिखेंगे H3O प्लस, उसका क्यूब 3 बार है ना। उसके बाद देखो क्या होगा, इंटू ऊपर है PO4 3 माइनस डिवाइडेड बाई क्या है H3PO4, तो आया है, हाँ। तो K ओवरऑल अगर हम लोग बात करें K ओवरऑल, तो ये क्या होगा, इंडिविजुअली जो एसिड कांस्टेंट आ रहा है डिसोसिएशन, बस उसको क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है, आपका आंसर आ जाएंगे। और इसी चीज को याद रखना है, और कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर कर दिए कि इस हिसाब से ये चीज आ रही है, कंक्लूजन आप लोग लिख सकते हो कि ओवरऑल किसी भी एक पॉलीबेसिक एसिड का जो डिसोसिएशन कांस्टेंट होगा, उसका इंडिविजुअली जो कांस्टेंट गिवन है, बस उसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो ओवरऑल आ जाएंगे भाई, क्या दिक्कत है, हाँ, कुछ भी परेशानी नहीं है, आराम से आ जाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट समझ में आया है। अब देखो हम लोग आगे बढ़ेंगे, और अगर आपके पास क्या था, H प्लस कॉन्सेंट्रेशन क्या था, Ka था ना, Ka रूट अंडर C, अच्छा OH माइनस रहा तो क्या करेंगे हम लोग, रूट अंडर Kb करेंगे, फिर हाँ बेस के लिए Kb होगा आपका, बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट होगा, बेस के लिए क्या होगा, बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट होगा कि नहीं। अच्छा और एक बात यहाँ पर जो था ना Ka1, तो Ka1 आपका वैल्यू ज्यादा होंगे फर्स्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट, उसके बाद
सेकंड, उसके बाद 3, ठीक है। तो ये इस हिसाब से चलता है। अब देखो जो H प्लस कंसंट्रेशन था, ये रूट अंडर एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट के इनटू C किए थे। ये बात समझ में आया आप लोगों को? तो ये सब लोग H3O प्लस का कंसंट्रेशन निकाल सकते हो। अगर ये बेस का कंसंट्रेशन होता तो OH माइनस लिखते हैं और उसके बाद क्या होता है ना, Kb लिखते हैं, बेस का डिसोसिएशन कांस्टेंट लिखे, ठीक है। बेस के लिए वो आपका आयोनाइजेशन कांस्टेंट लिखते हैं, राइट। अब हम लोग बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन के ऊपर जिसका नाम है नॉर्मलिटी एंड मोलरिटी, ठीक है। देखो तो रिलेशन बिटवीन नॉर्मलिटी एंड मोलरिटी, पहले आप लोगों को कुछ चीजें समझाते हैं। जैसे कि आपके पास देखो 0.1 मोलर HCl सॉल्यूशन है, ठीक है। अब बताओ इसमें H3O प्लस का क्या कंसंट्रेशन होगा? आपके पास 0.1 मोलर HCl सॉल्यूशन है, तो यहां पर H प्लस कंसंट्रेशन क्या होगा? तो बहुत ही सिंपल है, एक HCl कितना H प्लस देते हैं ना, एक ही देते हैं सर। तो यहां पर आपका H प्लस का जो कंसंट्रेशन होगा ये क्या होंगे ना, 0.1 मोलर ही होंगे, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट बात करेंगे 0.1 मोलर अगर H2SO4 की बात किया जा रहा है, ये बहुत कॉन्सेप्चुअल है। 0.1 मोलर H2SO4। अब देखो एक H2SO4 टूटने के बाद 2 H प्लस देते हैं कि नहीं बताओ? यानी कि H2SO4 का जो सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन है, H प्लस कंसंट्रेशन जब कैलकुलेट करेंगे ना तो वो डबल हो जाएगा, क्योंकि एक H2SO4 फर्निश होने के बाद 2 H प्लस प्रोड्यूस करते हैं, एंड दैट्स व्हाई H3O प्लस कंसंट्रेशन होगा 0.1 into 2, यानी कि 0.2 ये होगा आपका H3O प्लस कंसंट्रेशन। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये बात समझ में आ गया है, ठीक है। और अगर ये H3PO4 रहा होता तो ऑब्वियसली बात करेंगे कि वो आपका उस हिसाब से हो जाते हैं 3 टाइम्स, सही। अब बेस की अगर बात करें, जैसे कि मान के चलो आपके पास 0.1 मोलर NaOH सॉल्यूशन है, NaOH, तो यहां पर OH माइनस कंसंट्रेशन क्या होगा ना, एक NaOH एक ही OH माइनस देते, एक NaOH एक ही OH माइनस आयन देंगे, तो यहां पर भी आपका क्या हो जाएगा 0.1 मोलर। अब देखो 0.1 मोलर अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो क्या होगा, ये होंगे आपका OH माइनस कंसंट्रेशन क्या हो जाएंगे 0.1 into 2, यानी कि 0.2 मोलर, राइट। तो ये बात आप लोग बहुत अच्छे से लिख लो, समझ लो, राइट। अब देखो मोलरिटी और नॉर्मलिटी में क्या डिफरेंस है, मतलब कॉन्सेप्ट क्या है। अगर आपको बोला गया कि 0.1 मोलर H2SO4 इज इक्वल्स टू, इसको नॉर्मलिटी में बता दूं तो क्या होंगे, देखो ये होगा आपका आंसर, ये होगा आपका ना 0.2 नॉर्मल H2SO4। अब कैसे हो रहा है, ये कैसे हो गया? 0.1 मोलर H3PO4 की बात करें तो ये हो जाएंगे आपका 0.3 नॉर्मल H3PO4। ये सर कैसे हो रहा है? देखो तो नॉर्मलिटी होता है मोलरिटी इनटू n फैक्टर। ये n फैक्टर्स क्या होते हैं, जैसे एसिड की अगर बात करें, n फैक्टर की हम लोग बात कर रहे हैं, तो एसिड की अगर बात करें तो माय डियर फ्रेंड्स, एसिड की बात करें तो ये होगा आपका बेसिसिटी। उस बेसिसिटी के ऊपर डिपेंड करेंगे कि उसका नॉर्मलिटी वैल्यू क्या होंगे, वो मोलरिटी के साथ इंटू कर देंगे तो आ जाएंगे। जैसे HCl है तो उसका बेसिसिटी 1 होगा तो फिर 1 हो जाएंगे, मतलब यहां पर नॉर्मलिटी मोलरिटी सेम हो जाएगा, ओके। अगर H2SO4 की बात करें तो वहां पर बेसिसिटी 2 होता है, तो 2 से उसका मोलरिटी का वैल्यू जो है उसको मल्टीप्लाई करना है, तो उसके बाद आपको नॉर्मलिटी मिलेंगे। अगर H3PO4 की बात करें तो वहां पर n फैक्टर 3 हो जाएंगे, क्योंकि यहां पर बेसिसिटी 3 है। अब अगर बेस की बात करें, ये अगर बेस होगा आपका तो बेस के लिए होता है आपका एसिडिटी। क्या होते हैं? एसिडिटी। जैसे NaOH की बात करें तो NaOH में आपका जो भी नॉर्मलिटी है वही मोलरिटी हो जाएगा, नॉर्मलिटी बराबर मोलरिटी, क्योंकि यहां पर एक ही OH माइनस दे सकते हैं तो इसका एसिडिटी 1 ही होंगे, तो नॉर्मलिटी जो वैल्यू होगा मोलरिटी वैल्यू सेम हो जाएगा। अगर बात करेंगे हम लोग एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की, तो यहां पर देख सकते हो आप लोग 3 OH माइनस ये लोग दे सकते हैं, तो यहां पर आपका नॉर्मलिटी हो जाएंगे मोलरिटी के 3 गुना, राइट। ये और ये n फैक्टर सॉल्ट के लिए भी होता है। तो सॉल्ट के लिए हम लोग देखेंगे टोटल नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज। कोई भी एक चार्ज देख लो बस, टोटल नेगेटिव चार्ज देखो, या तो टोटल नेगेटिव चार्ज देखो या तो टोटल पॉजिटिव चार्ज देखो। तो एक कॉन्सेप्ट से बताते हैं, जैसे कि आपके पास है एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 होल थ्राइस। इसको पूरी क्या करना है आपको,
फर्निश करना है तो मिलेंगे आपका 2Al3+, और आपके पास बन के तैयार होगा 3 सल्फेट आयन। क्या समझ में आया? तो देखो टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना आ रहा है, एक एल्यूमिनियम के पास +3 चार्ज, तो 2 है, तो 2 × 3+, मतलब केटान्स का चार्ज आ रहा है +6। और यहां पर देखो एनायंस कितना है, 2- है, अब 3 आपका सल्फेट आयन है, तो 3 × 2 क्या करेंगे, 6 करेंगे। तो यहां पर एन फैक्टर क्या हो जाएंगे, 6 से मल्टीप्लाई करना होगा आपको, मोलरिटी का जो भी वैल्यू आएंगे। ओके, तो ये हो गया आपका नॉर्मलिटी और मोलरिटी के बीच में रिलेशन। नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इनटू एन फैक्टर। और जितने भी रिलेटेड चीजें आप लोगों को समझा दी है, लिख दिया आप लोग, एक बार बहुत अच्छे से पेपर में आपकी कॉपी में राइट डाउन कर लिख लो, बहुत काम का चीज है ये, ठीक है। नोट बनाते जाओ साथ साथ। अब देखो 0.1 मोलर कैल्शियम आयन है, मान के चलो आपके पास कोई भी सॉल्यूशन गिवन है, वहां पर 0.1 मोलर क्या है, 0.1 मोलर कैल्शियम 2+ है। तो इसके बराबर में क्या लिखेंगे हम लोग, कितने नॉर्मल आएंगे। तो ऑब्वियसली देखो यहां पर चार्ज कितना है, 2+ है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ है यहाँ, और इलेक्ट्रॉन्स के साथ भी आप लोग इसको रिलेट कर सकते हो कि कितना इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुआ है। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स देखो, C से Ca2+ बनने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है, मतलब लॉस किए हैं कैल्शियम मेटल, राइट। तो ये इलेक्ट्रॉन से भी आप लोग रिलेट कर सकते हो। तो 0.1 × 2 ये हो गया आपका 0.2 नॉर्मल, ठीक है। तो इस बात को अच्छे से समझ लो। नेक्स्ट दोस्तों हम लोग बात करेंगे आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। अगर 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 आपको दिक्कत हो रहा है तो और भी एक कर लो ना एग्जांपल। चलो और एक एग्जांपल बताते हैं आप लोगों को। 0.1 मोलर एल्यूमिनियम सल्फेट। अब बताओ ये क्या हो जाएंगे, बताओ ना। 0.1 × 6, 6 × 0.1 नॉर्मल, यानी कि आंसर होगा आपका 0.6 नॉर्मल, ठीक है। अब दिक्कत नहीं हो रहा है ना, समझ लिए सब कुछ, समझ में आ जाएगा भाई। थोड़ा पैसेंस रखो और क्लास रेगुलर करो, सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखो अब देखो हम लोग बात करेंगे आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। हेडिंग करो आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। वाटर का आयोनिक प्रोडक्ट, देखो वाटर जो होता है H2O। अब ये अगर फर्निश करते हैं तो आपको 2 चीज मिलेंगे, एक बनेगा H+ और एक बनेगा OH-। तो आयोनिक प्रोडक्ट का मतलब हो रहा है यहाँ पर ये इन दोनों का इनटू, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ H+ और OH-। और सॉल्यूशन में आप लोगों को पता होगा H+ करके नहीं रहते ये लोग, एग्जिस्ट एज H3O+, ठीक है। तो चलो कैसे इसको हम लोग बना सकते हैं। तो वाटर जो है वो सेल्फ आयोनाइज्ड होते हैं, एसिड बेस के हिसाब से काम करते हैं। तो 2 वाटर मॉलिक्यूल ले लो, H2O + H2O। अब इसमें क्या होंगे, एक H+ लॉस करेंगे, दूसरा गेन करेंगे, तो H3O+ बनेगा प्लस OH- या बनेंगे, राइट। यहां से आप डिसोसिएशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पहले बनाओ, के H3O+ OH- डिवाइडेड बाय H2O, उसका क्या होगा, स्क्वायर। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है, राइट। तो ये आपका डिसोसिएशन कांस्टेंट KD बता सकते हो कि वाटर डिसोसिएशन कांस्टेंट हो रहा है KD। अब क्या हुआ, KD के साथ ये भी तो कांस्टेंट है एक, तो KD × H2O इसका स्क्वायर बराबर ये हो गया आपका H3O+ × OH-, ठीक है। तो देखो ये पूरा जो टर्म आया इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं ना, KW, राइट। तो KW क्या आया, KW आया क्या आया बताओ, H3O+, चलो बताओ H3O+ OH-, राइट। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है? अगर दोस्तों समझ में आ रहा है तो दिल से एक बार लाइक कर दो, दिल से लाइक करो, दिल से OH-, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बस इतना काम कर दो आप लोग मेरे लिए। तो KW जो है यहां, ये है आपका आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, नाउ इफ यू नो द कंसंट्रेशन ऑफ दिस H3O+ एंड OH-, तो आप KW का एक मैथमेटिकल वैल्यू बता सकते हो। अब ये H3O मतलब ये जो कंसंट्रेशन होता है यहां पर, वो क्या होता है बताओ, क्या कुछ कॉन्सेप्ट है? मोलर कंसंट्रेशन क्या होता है वाटर का, प्योर वाटर का मोलर कंसंट्रेशन क्या होता है? प्योर वाटर का मोलर कंसंट्रेशन क्या होगा?
अच्छा, मोलरिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो आपके पास 1 लीटर पानी है और उसमें वाटर ही तो है ना एज ए सॉल्यूट के हिसाब से। तो 1 मोल वाटर, 1 मोल वाटर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो 1 मोल वाटर का मतलब क्या होता है? 18 ग्राम। तो यहां से मोल कैलकुलेट कर लो। मोल कितना है आपका? 1 लीटर मतलब 1000 ग्राम। तो 1000 ग्राम वाटर है तो नंबर ऑफ मोल मिल जाएंगे 1000 बटे में 18, तो ये आ गया आपका 55.55 इतना मोल। तो मोलर कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा? 55.55 इतना मोल पर लीटर, राइट? इतना मोल पर लीटर, यानी कि H2O प्लस ये जो KW आया, ये KW क्या हो सकता है आपका? ऐसे करके हम लोग लिख सकते हैं ना, KD इंटू H2O का जो स्क्वायर था, तो H2O का मोलर कंसंट्रेशन निकल गया 55.55, तो ऐसे करके भी आप लिख सकते हो उसको 55.55 उसका स्क्वायर। ठीक है, इस हिसाब से आप एक इक्वेशन बना सकते हो, राइट? ओके, अब जैसे कि प्योर वाटर की बात करें तो एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड H प्लस और OH माइनस का जो कंसंट्रेशन होता है वो बराबर में आता है, राइट? वो क्या होता है आपका? बराबर में आता है। तो बराबर में आएंगे तो कोई भी दोनों समान हो जाएगा, राइट? तो आप ये जो होता है ना H प्लस और OH माइनस बराबर में आएंगे वाटर फर्निश होने के बाद, तो यहां पर प्लेस कर दो। तो H3O प्लस ये बराबर हो जाएंगे आपका क्या? स्क्वायर बराबर हो जाएंगे KW। ओके, तो H3O प्लस क्या आ जाएंगे फिर? रूट अंडर KW। अब देखो KW का वैल्यू अगर बात करें हम लोग तो ये आता है आपका 10 टू द पावर -14। कितना आता है? 10 टू द पावर -14। तो H प्लस H3O प्लस कंसंट्रेशन क्या आ जाएंगे? रूट अंडर 10 के पावर में 14, यानी कि 10 के पावर में -7। तो ये आपका H प्लस भी आएंगे और OH माइनस भी क्या आ जाएंगे? 10 टू द पावर -7। क्या इस बात को आप लोग समझ लिए अच्छे से? कोई दिक्कत नहीं हुआ, राइट? तो आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर अच्छे से समझा दिए, क्या होता है आपका प्योर वाटर का कंसंट्रेशन, राइट? नेक्स्ट पीएच का कॉन्सेप्ट है, उसके बाद कॉमन आयन इफेक्ट का कॉन्सेप्ट है, और भी बहुत सारे केएसपी है, एंड देन आपका पीएच कैलकुलेशन करेंगे। हाँ, पीएच, उसके बाद जो स्केल आता है सोरेनसन, हाँ पीएच के ऊपर बात करेंगे, पीएच स्केल -log10 ऑफ H प्लस, पीएच कैलकुलेशन करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशन का। और सॉल्ट हाइड्रोलिसिस बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है यहाँ पर, सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस देखेंगे हम लोग कि एक सॉल्ट है जो कि वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना है, तो उसको अगर पानी में डालेंगे उसका जो सॉल्यूशन बनेगा उसका पीएच का जो एक्सप्रेशन होगा क्या होगा? हाँ, इसका पीएच का एक्सप्रेशन होता है आपका pKa प्लस क्या होगा? हाफ pKa प्लस हाफ log C प्लस 7। तो ऐसे करके और भी डिफरेंट टाइप ऑफ, जैसे ये जस्ट एक एग्जांपल बताया आप लोगों को कि जब एक सॉल्ट बनेंगे वीक एसिड एंड उसके स्ट्रॉन्ग बेस के मिला के, तो उसका पीएच क्या निकलेंगे। फिर अगर दोनों स्ट्रॉन्ग रहा, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस को मिला के क्या होंगे, उसके बाद उसका क्या एक्सप्रेशन होंगे। नेक्स्ट दोनों वीक मिला के अगर बनेंगे तो डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोलाइसिस सॉल्ट देखेंगे हम लोग, डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्ट का जो नेचर होगा, व्हाट उसका एक्वा सॉल्यूशन का, उसका पीएच कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो बहुत ज्यादा सवाल आते हैं, राइट? उसके बाद बफर कैपेसिटी, बफर कैपेसिटी देखेंगे कि एसिड डाले, बेस डाले, फिर भी पीएच चेंज नहीं हुआ ऐसे सॉल्यूशन का। जैसे हम लोग को ब्लड होता है ना, वो बफर के हिसाब से काम करता है, कोई भी थोड़ा बहुत पीएच चेंज करने में उसका कुछ मतलब पीएच रेजिस्ट करते हैं, पीएच चेंज नहीं होने देते बफर सॉल्यूशन, यही होते हैं। कुछ मेटाबॉलिक एक्टिविटी के दौरान बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस होता है जहां पर H प्लस OH माइनस प्रोड्यूस होता है, बट वो ब्लड में मिक्स होते हैं, बट फिर भी ब्लड अपना पीएच को चेंज होने में रोक लेते हैं क्योंकि वो बफर कैपेसिटी वहां पर काम करते हैं। तो देखेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ बफर सॉल्यूशन, एसिडिक बफर, बेसिक बफर, उसका मैकेनिज्म क्या है, राइट? एंड बफर सॉल्यूशन का पीएच कैसे कैलकुलेट करेंगे, हेंडरसन इक्वेशन क्या है, तो ये सारा चीज बताएंगे कॉन्सेप्चुअली। तो बस आप लोगों को एक ही काम करना है, शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड
इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन सब्सक्राइब दिस चैनल एंड अगर आप लोग यहां तक पहुंच गए तो कमेंट करो कि कैसा हुआ है सारा कंटेंट, कैसे समझाएं सारा चीज और आप लोगों को कितना समझ में आया है। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।